बच्चों, आज हम आपके समक्ष आपके साइंस चैप्टर सेकंड चैप्टर साइंस का जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले जो आपका चैप्टर था साइंस का हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ, उसमें हमने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं। जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरते हैं, उनको हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको आपके फर्स्ट लेसन में समझाया था। आज बच्चों हम आपको सेकंड चैप्टर में जो आपके पदार्थ पाए जाते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति के अनुसार, रासायनिक संरचना के अनुसार उनकी क्या क्या जो है वो नेचर हो जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, आज हम आपका सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में आपको हम बताना प्रारंभ करते हैं। देखिए 9th क्लास चैप्टर जो है बता चुके हैं आपको कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इनको हम इनकी रासायनिक गुणों के आधार पर व्याख्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों समझिए कि पदार्थ हमारे आसपास कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं बच्चों? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस पाए जाते हैं। इन पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ है जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस और मिश्रण। अब बच्चों, शुद्ध पदार्थ रासायनिक भाषा में या वैज्ञानिकों की भाषा में हम ये कहें तो शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के गुणों वाले कणों से मिलकर बने हो। एक ही प्रकार के गुणों वाले कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार तो हमारे लिए दूध भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो है जल होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ जो है, इन वैज्ञानिकों के अनुसार हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में इन सभी को अभी केवल हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके बारे में बताया है। इन सब पदार्थों जितने टाइप्स के ये हैं, इनके बारे में अलग अलग हम आपको व्याख्या, इनके गुणों की व्याख्या करके समझाएंगे। तो सबसे पहले तत्व देखिए, एलिमेंट। दूसरा है बच्चों यौगिक। तत्व, एलिमेंट, इसमें क्या होता है? तत्व वो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, लोहा आदि। तो तत्व वो पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही प्रकार की रासायनिक गुणों वाले, रासायनिक संरचना वाले पदार्थ जो है कण मौजूद होते हैं, उनको हम तत्व या एलिमेंट कहते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंपाउंड। कंपाउंड में मिला हुआ। तो यौगिक वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ जिनकी रासायनिक गुण अलग अलग हैं, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और यौगिक की संरचना करते हैं। तो तत्व और यौगिक में क्या हुआ कि तत्व में तो केवल एक ही प्रकार के रासायनिक गुणों वाले कण पाए जाते हैं, पर यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व जिनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों देखिए, जल क्या है आप जानते हैं? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जल का सूत्र होता है बच्चों H2O। क्या सूत्र होता है जल का? हम आपको समझा रहे हैं कि H2O। तो इसमें H का क्या है? 2 अनुपात है, O का क्या है? 1 अनुपात है। तो जल के निर्माण के लिए हमेशा हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में रासायनिक जो है संगठन के आधार पर
जब मिलते हैं तो जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ये जितने भी उदाहरण दिए हुए, चाहे नमक है जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम और क्लोराइड, या शक्कर है जिसको शुगर कहते हैं, या तूतिया है जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं बच्चों, ये सभी पदार्थ जितने भी यौगिक उदाहरण में हमने आपको बताए या और भी अन्य बहुत से यौगिक हैं, इन सबको बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों के निश्चित अनुपात को लेकर यौगिक का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों तत्व क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है धातुएं, धातुएं, और दूसरी होती है अधातुएं। धातुएं जैसे कॉपर, आयरन, सोडियम आदि धातुएं होती जिनके अपने विशिष्ट गुण होते हैं, और इन स्पेशल या विशिष्ट गुण के कारण ही बच्चों आप इनको पहचानते हैं। और अधातुएं, इनको भी जो है विशिष्ट गुण होते हैं, तभी इनको धातु और अधातुओं में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से हम आपको अभी समझाएंगे। अब बच्चों दूसरा पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ, जैसा नाम ही है अशुद्ध, या इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर, मिश्रण। तो किस दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का निर्माण होता है। अब ये मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी, जिसको हम विलयन भी कहते हैं, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, होमो मीन्स एक समान, जिनकी प्रकृति, जिस विलयन की प्रकृति एक समान होती है, जिसको आप देखें तो उसके अंदर जो और पदार्थ मिले हैं वो उनके कण अलग अलग दिखाई ना दे, अर्थात एक समान विलयन जिसमें होता है उसको हम समांगी विलयन या समांगी जो है मिश्रण कहते हैं। इसमें विलयन भी होता है बच्चों, इसको इंग्लिश जब आप ये द्रव फॉर्म में होता तो इसको सोल्यूशन कहते हैं। विलयन की इंग्लिश है सोल्यूशन और समांगी की इंग्लिश है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस पदार्थ या सोल्यूशन, ये समांगी पदार्थ जो है बच्चों, ये दो प्रकार के सोल्यूशंस बनाते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? आप बच्चों नाम से ही सबको समझिए, संतृप्त, संतुष्ट। तो ये जो विलयन बनता है, जैसे आप नमक और जल का घोल देखिए, आप जल लीजिए और थोड़ा सा नमक लेकर एक छड़ के द्वारा उस नमक को जो है जल में मिला दीजिए और उसको घोलिए। आप जब तक नमक घुलता रहे बच्चों, तब तक आप उसको बार बार और डाल के घोलते रहिए। एक समय आएगा बच्चों जब नमक जल में घुलना बंद हो जाएगा। यही वो समय होता है जब उससे अधिक मात्रा नमक की जल में समाहित नहीं हो सकती। तो किसी भी विलयन की वो स्थिति जब आवश्यकता से अधिक नमक मिलाने पर उसमें न घुले, उसको हम संतृप्त विलयन या संतृप्त स्थिति कहते हैं। कि नमक घुलाते घुलाते एक स्थिति ऐसी आती है बच्चों जब नमक घुलना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब और अधिक नमक के कण उस जल के कण में नहीं मिल सकते। तो वो स्थिति उस पदार्थ की संतृप्त स्थिति कहलाती है, और उस विलयन को जो नमक और जल से बनता है उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा बच्चों असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त है कि आपने नमक और जल का घोल बनाया, उसमें थोड़ा सा नमक घोल के उसको छोड़ दिया, तो उसने उस नमक ने जल के में पाए जाने वाले जितने रिक्त स्थान थे उसको सबको घेरा नहीं। तो अर्थात हम अगर और नमक मिलाएं तो उसमें वो नमक घुल सकता है। तो इस प्रकार के घोल को, जिसमें कि मिलने वाला पदार्थ संतृप्त नहीं है और घोलने वाला विलायक वो भी संतृप्त नहीं है, तो इस प्रकार से जो घोल या विलयन बनता है बच्चों उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। जिसमें हमें अगर ठोस पदार्थ की और मात्रा मिलानी पड़े जल में तो वो मिल जाएगी और घुलती रहेगी। तो वो स्थितियां जिसमें कि पदार्थ असंतृप्त रहता है उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं।
दूसरा बच्चों क्या है, हमने समांगी बताया, दूसरा विसमांगी बताया। समांगी में तो होमोजीनियस है कि आप देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि इसमें और कोई पदार्थ मिला हुआ है, इतना एक समान जो है विलयन बनता है जिसमें घुले हुए विलय पदार्थों की मात्रा आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन विसमांगी में जब हम पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें जो मिश्रण तैयार होता है उसमें मिले हुए पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। इस प्रकार के पदार्थ को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू है, आप बालू में कॉपर की छीलन मिला दीजिए तो जो मिश्रण तैयार होगा उसमें आपको बालू भी दिखाई देगी, कॉपर की छीलन भी दिखाई देगी। चौक को आप जल में घोल दीजिए बच्चों, चौक घुलेगी नहीं, धीरे धीरे वो दूधिया घोल हो जाएगा, फिर वो जो है, लेकिन उसमें आपको चाक के कण और पानी अलग अलग दिखाई देगा। थोड़ी देर बाद अगर आप उसको छोड़ देंगे तो कांच जो चौक के जो टुकड़े हैं घुल के वो नीचे बैठ जाते हैं और जल ऊपर आपको अलग अलग दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार का घोल या इस प्रकार का मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके, पहचाना जा सके, उसको हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आपको जो हमने अभी पढ़ा था चार्ट के द्वारा कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है, वे सभी पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग की रासायनिक संरचना और गुणधर्म समान होते हैं तथा जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा न बांटा जा सके, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा विभाजित न किया जा सके, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग की रासायनिक संरचना और गुणधर्म समान होते हैं और इनको किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा, चाहे वो ताप हो, ऊष्मा हो, उनके द्वारा जो है विभाजित न किया जा सके, उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे तांबा, ऑक्सीजन, जल आदि। ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इनको बच्चों इनके गुणों के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। अभी हमने इसके पहले भी समझाया था आपको, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। अब तत्व देखिए बच्चों, तत्व की परिभाषा क्या है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है बच्चों, दोनों शुद्ध पदार्थ के ही भाग है, लेकिन इन दोनों में आपको हमने अंतर से समझाया है। आप इनकी परिभाषा है तो भी आप यही लिखेंगे, अगर अंतर आता है दोनों में तो भी आप इसमें यही उत्तर देंगे। तत्व की परिभाषा क्या है, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधि जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ गए क्या बच्चों, तत्व को किसी भी रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व में चूंकि एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो उनको आप कैसे तोड़ेंगे। तत्व जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैस है, कॉपर, आयरन ये ठोस है। तो इसको हम ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आसपास जो लगभग ज्ञात तत्वों की संख्या है, अभी तक वो 118 ज्ञात तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें से 91 बच्चों धातुएं हैं। प्रॉपर्टी के आधार पर जब उनका अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने तो बताया कि ज्ञात 118 तत्वों में 91 धातुएं हैं, 20 अधातु है और 7 उपधातु है, और इन सबके गुण अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। तो तत्व इस आधार पर दो प्रकार के हुए, एक धातु है, दूसरा अधातु है, जिसके बारे में अभी आपको हम समझाएंगे। अब बच्चों यौगिक, यौगिक क्या होते हैं, ठीक तत्व का उल्टा, जब दो या दो से अधिक, उसमें देखिए एक पदार्थ होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में
किसी का अगर 50% है तो दूसरे का भी 50% होगा, किसी का अगर 75% है तो उसका दूसरे का 25% होगा, लेकिन जो अणु बनेगा वो एक निश्चित अनुपात में ही सहयोग करेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ बच्चों एक निश्चित अनुपात, इसको याद रखिएगा बच्चों यौगिक के लिए, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उनको हम यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तत्व क्या है कि एक शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के जो है परमाणु होते हैं, तो उसको आप उनको उनके अवयवों में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनमें अवयव एक ही प्रकार का तत्व होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है बच्चों। यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिलते हैं, पर उनके अनुपात जो मिलने का होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है। तो निश्चित अनुपात में मिलकर बच्चों रासायनिक समीकरण, रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें हम यौगिक कहते हैं। यौगिक जो बनता है बच्चों, उसके जो गुण होते हैं, जो हमें नया पदार्थ मिला, उसके गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आप उदाहरण समझिए, पानी बना, पानी में पानी का सूत्र होता है बच्चों H2O, तो उसमें हाइड्रोजन के भी गुण होते हैं और ऑक्सीजन के भी गुण होते हैं। लेकिन जब पानी बनता है तो ना तो ऑक्सीजन के गुण होते हैं उसमें, ना हाइड्रोजन के गुण होते हैं, बल्कि वो पानी एक अपने नए गुण में, एक नए स्वरूप में बनता है। तो जो यौगिक बनते हैं वो नए पदार्थ के जो गुण होते हैं वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो यौगिक है इनको हम रासायनिक विधि के द्वारा या वैद्युत अपघटन के द्वारा जिन पदार्थों से मिलकर ये बने हैं उनको अवयवी तत्वों में तोड़ा जा सकता है। जिनसे इनका सहयोग हुआ है रासायनिक विधियों के द्वारा या वैद्युत अपघटन के द्वारा उनको उसी में तोड़ देते हैं। भौतिक विधियों द्वारा इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। चौथा बच्चों, जो यौगिक होते हैं इनका जो सूक्ष्मतम कण होता है वो अणु होता है। तो यौगिक अणु रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब अणु हैं। तो यौगिक हमेशा अणु रूप में पाए जाते हैं, जैसे NaCl, H2O। और यौगिक के गुण इनके सूक्ष्मतम कण जो अणु, जैसे सोडियम क्लोराइड के गुण में सोडियम और क्लोराइड के गुण नहीं होंगे, बल्कि सोडियम क्लोराइड जो मिलकर एक यौगिक बना जिसको नमक कहते हैं, नमक के गुण होंगे। तो यौगिक के गुण उनके सूक्ष्मतम कण अणु के कारण होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे पानी है, जैसे सोडियम क्लोराइड, और बहुत से ऐसे यौगिक जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग को तत्व और यौगिक का अंतर आ गया होगा। आप लोग के परीक्षा में, एग्जामिनेशन में इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि तत्व की परिभाषा एग्जाम्पल सहित समझाइए, उदाहरण सहित बताइए, या तत्व और यौगिक के गुणों में अंतर बताइए और उदाहरण भी दीजिए। तो आप इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप तत्व और यौगिक के बारे में पूरा वर्णन कर सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि तत्व के दो भाग होते हैं, धातु और अधातु, है ना। तो धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और अधातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। धातुएं होती हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, लोहा है आदि, और अधातुएं जैसे गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, ये अधातुएं कहलाती हैं। जो धातुएं होती हैं बच्चों, सामान्यतः धातुएं जो है वो ठोस और अपारदर्शी होती है। धातुओं के आर पार आप नहीं देख सकते। तो धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए। तो धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं और अपारदर्शी होती है, अर्थात उनको आर पार आप नहीं देख सकते। लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और धातुएं पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और पारभासी भी होती है। मतलब आप उनके आर पार भी देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं और अस्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, जिसको ट्रांसलूसेंट, कि आप कुछ आर पार
देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। तो धातुओं में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन अधातुओं में ये तीनों गुण पाए जाते हैं बच्चों, लेकिन धातुएं केवल अपारदर्शी होती है क्योंकि वो ठोस होती है। नेक्स्ट बच्चों, धातुएं जो हैं इनका घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है, लेकिन अधातुओं का घनत्व और गलनांक ये दोनों ही प्रायः कम होते हैं। धातुएं अघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, अर्थात आप इनको अगर पीटेंगे तो ये जो है पतली चादर में बदल जाती हैं, और तन्यता है कि इनको आप खींचते रहिए तो ये तार में भी जो है परिवर्तित हो जाती है। जैसे सोना है, कितना 1 ग्राम में कितनी लंबी जो है तार बनाई जा सकती है। तो धातुएं अघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। अगर उनको आप पीटेंगे हथौड़े से तो वो टूट जाएंगी, अगर खींचेंगे तो वो भंगुर हो जाएंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी, जिन्हें आप जोड़ नहीं सकते। इसके अलावा धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, लेकिन अधातुओं में इस प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन अधातुएं ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। धातुएं सुचालक होती है बेटे बच्चों, कुचालक नहीं, धातुएं सुचालक होती है, अर्थात इनके अंदर से होकर जो है ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन धातुएं क्या होती हैं, ये कुचालक होती है, अर्थात इनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्रेफाइट और गैस कार्बन इसके अपवाद है, उनमें ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, धातु जब किसी वस्तु से टकराती है तो एक विशेष प्रकार की धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन अधातु जब किसी वस्तु से टकराते हैं तो कोई विशेष प्रकार की कोई भी ध्वनि बच्चों उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, चूंकि आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड अगर है तो सोडियम धातु है जो धन विद्युतीय होती है, क्लोराइड ऋण विद्युतीय होती है, तो धातुएं ये धन विद्युतीय होती है। तो जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन में धातुएं कैथोड पर एकत्रित होती हैं। कहाँ होती है, कैथोड पर एकत्रित होती हैं। और धातुएं ऋण विद्युतीय होती हैं, इसलिए जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये एनोड पर एकत्रित होती है बच्चों। धातुएं जो है जब कुछ धातुओं को निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो ये मिश्र धातु बना लेती है, जैसे पीतल, कांसा आदि। लेकिन अधातुएं जो है ये इस प्रकार की कोई भी धातु किसी से भी निश्चित अनुपात में मिलकर मिश्र धातु टाइप की कोई वस्तु नहीं बनाती है। धातुएं सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं। जो धातुएं हैं इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। धातुएं जब अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, लेकिन जब अधातुएं जो है ये अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती हैं। तो बच्चों ये धातु और अधातु के गुण भी है, ये धातु और अधातु के बीच में अंतर भी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि धातुओं की प्रॉपर्टीज बताइए तो आप ये प्रॉपर्टी लिख देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धातु और अधातु में अंतर क्या है तो आप इस तरह से लाइन खींच के धातु और धातु के बीच में डिफरेंस बता सकते। तो बच्चों हमें लगता है आपको इतना जो मैंने पढ़ाया है अभी तक वो सब समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखिए विलयन क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था ना, जो हमने आपको शुद्ध पदार्थ बताए थे उसमें विलयन आया था, मिश्रण या विलयन। तो विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक अनिश्चित अनुपात वाले पदार्थों के मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता। किसी को आपने 2 मुट्ठी उठाए, किसी को आपने 1 मुट्ठी उठाया मिला दिया, किसी को आपने 3 मुट्ठी उठाया, किसी को आपने 2 मुट्ठी उठाया मिला दिया, तो इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। कैसे भी आप लीजिए और मिला के जो है आपस में मिक्स कर दीजिए। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर होता है उसको हम विलयन कहते हैं। इस विलयन को बनाने के लिए एक तो विलय जो ठोस होता है जिसको मिलाया जाता है, दूसरा विलायक जिसमें उस ठोस को घोला जाता है। तो अर्थात विलयन जो है ये विलय और विलायक के मिलाने से विलयन बनता है।
समझ में आ गया बच्चों? विलयन में विलय और विलायक। विलय क्या है? विलय वो ठोस पदार्थ है जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है। और विलायक वो द्रव पदार्थ है जिसमें विलय को घोला जाता है। तो ठोस और द्रव को मिलाने पर विलयन मिलता है। अब ये विलयन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हम अभी भी समझा चुके। संतृप्त विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें किसी विलायक में द्रव, विलायक द्रव हो गया, विलायक में विलय ठोस की निश्चित ताप पर, वो कोई भी ताप हो, उस पर अधिकतम संभव मात्रा होती है। अर्थात आप उदाहरण से समझिए बच्चों, आपने पानी एक बीकर में लिया, एक गिलास में लिया, उसमें आपने शक्कर घोलनी शुरू कर दी। आप शक्कर डालते जा रहे हैं, उसको हिलाते जा रहे हैं, चम्मच से शक्कर उसमें घुलती जा रही है। लेकिन एक स्थिति आएगी बच्चों, जब शक्कर उसमें घुलना बंद हो जाएगी और नीचे जमा हो जाएगी। वो स्थिति जो होती है वो उस विलयन की संतृप्त स्थिति कहलाती है, जब उसमें और अधिक शक्कर मिलाने पर वो नीचे जमा हो जाए और ना घुले, तो वो स्थिति जो है संतृप्त स्थिति होती है और उससे अधिक शक्कर आप उस विलायक पदार्थ में नहीं घोल सकते। तो ऐसे विलयन को जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट असंतृप्त विलयन, जिसमें जितना विलय पदार्थ अगर मिला हुआ है वो जो है अधिकतम मात्रा नहीं है, अर्थात उसमें अगर आप और विलय पदार्थ मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा। तो असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा विलय पदार्थ की होती है, उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। आपने पीना है नमक, नमक और शक्कर का घोल पीना है, ये नमक पानी में आपने नमक मिला दिया तो थोड़ा सा मिलाया, तो वो संतृप्तता की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक आप मिलाएंगे तो नमकीन पानी पी ही नहीं सकते बच्चों। तो एक निश्चित ताप पे, कोई भी वो ताप हो, उस किसी भी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा अगर उसकी संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम है तो वो पदार्थ असंतृप्त पदार्थ होता है और वो विलयन जो बनता है उससे उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे और जो बचा है उसको समझिए। आप देखिए बच्चों, इसी चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो विलयन, कोलाइड और निलंबन, ये तीनों एक प्रकार के सॉल्यूशन है, विलयन है। इनमें जो विलय पदार्थ होता है उसकी जो घुलने की प्रवृत्ति होती है तथा जो विलय पदार्थ के कणों का साइज, आकार होता है, वो भिन्न भिन्न होने के कारण इनको जो है अलग अलग नाम से पहचाना गया है, क्योंकि विलय के कणों के आकार के कारण इनकी कार्य क्षमता भी अलग अलग हो जाती है। तो ये जितने भी हमारे विलयन, कोलाइड और निलंबन है, ये एक प्रकार के विलयन ही है जिसमें विलय और विलायक घुले होते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों, जो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकते हैं, के मिश्रण से बनता है, उसको हम विलयन कहते हैं। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड में भी विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा, परंतु निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। ये भी विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें जो ठोस पदार्थ मिले होते हैं, घुले होते हैं, उनका जो वास्तविक आकार होता है वो निलंबन के कणों से तो छोटा, लेकिन जो विलयन में कण पाए जाते हैं विलय के, उससे बड़ा होता है। तो इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों, बेसिकली इसमें घुलने वाले विलय के कणों के आधार पर ही है, इसको ध्यान रखिएगा। विलयन में जो विलय के कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, कोलाइड में सूक्ष्म तो होते हैं लेकिन विलयन से बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। इस प्रकार के जो घोल बनता है उसको हम कोलाइड कहते हैं, जिसमें
विलय पदार्थ के कण विलयन के कणों से अधिक और निलंबन के विलय पदार्थ के कणों से छोटे होते हैं, उनको हम कोलॉइड कहते हैं। निलंबन क्या होता है बच्चों? ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो ठोस के कण होते हैं वो बिना घुले विलायक में इधर उधर फैले रहते हैं, जिनको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन तीनों का अगर मेन डिफरेंस बच्चों है तो इन तीनों का डिफरेंस इसमें घुलने वाले विलय पदार्थ के कणों के आधार पर होता है। अब जो विलयन है इसमें जो कण घुले होते हैं उनका आकार 10⁻⁻⁷ बहुत छोटा हो गया, माइनस में चला गया तो छोटे छोटे सूक्ष्म हो गया, सेंटीमीटर से भी कम होता है। कोलॉइड में जो कण होते हैं विलय के वो 10⁻⁻7 से -5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसमें 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, इसके कणों का आकार 10⁻⁷ से -5 सेंटीमीटर के से कम, और इनके कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। मतलब आकार से ही देख लीजिए इनका जो दोनों तीनों का है उसमें सबसे अधिक बड़े कण जो होते हैं वो निलंबन में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है कि विलयन में जो कण घुले रहते हैं विलायक में उनको आप ना तो नग्न देख सकते हैं और ना ही सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अलग कर सकते हैं। अर्थात विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के कणों को आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं बच्चों। कोलॉइड क्या है? इसके कणों को आप सूक्ष्मदर्शी से तो देख सकते हैं लेकिन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर निलंबन के विलय कणों को आप सरलता से अपने नग्न आंखों से भी पहचान सकते हैं कि इसमें विलय के कणों का साइज ऐसा है या इस विलायक में ये विलय पदार्थ घुले हुए। तो विलयन को आप नहीं देख सकते, कोलॉइड को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से आप पहचान सकते हैं। पर निलंबन के कणों को आप आसानी से अपने नग्न आंखों के द्वारा ही देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है कि जब हम इसको विलयन को स्थिर रख देते हैं तो स्थिर रखने पर भी विलय के कण अलग अलग नहीं होते कि विलय विलायक अलग अलग हो जाए। विलय के कण अलग नहीं होते हैं बल्कि विलायक में घुले ही रहते एक समान, इसीलिए ये समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे जल और नमक के शक्कर का घोल। लेकिन बच्चों कोलॉइड में क्या होता है, इसमें भी जब हम इसको स्थिर छोड़ देते हैं तो इसमें भी ये पृथक नहीं होते, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है, तो ये विषमांगी दिखते हैं। मतलब ये होते तो विषमांगी है, पर जब इनको आप स्थिर छोड़ देते हैं इनके कण अलग तो नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये एक समांगी मिश्रण है, पर वो मिश्रण क्या होता है, विषमांगी होता है। इनको आप स्थिर छोड़ देने पर ये पृथक नहीं होते हैं और ये समांगी दिखते हैं, पर वास्तव में ये होते विषमांगी हैं, क्योंकि इनके कणों का साइज विलयन से बड़ा होता है। नेक्स्ट बच्चों निलंबन में क्या होता है, अगर इनको आप स्थिर छोड़ दीजिए तो इनको स्थिर छोड़ने पर इसके कण तली पर बैठ जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, विलायक अलग हो जाता है और विलय से विलय नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात जो विलयन बनता है विलय और विलायक से, तो विलय नीचे बैठ जाता है तली पर और विलायक जो है वो ऊपर तैरने लगता है। तो निलंबन के कण ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके कणों का साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ये एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे गंदा जल, आप देखिए पानी में कुछ गंदगी हो जाती है, आप देखिए गंदगी दिखने लगती है साफ, थोड़ी देर छोड़ दीजिए गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर साफ हो जाता है। या रेत आप देखिए पानी में रेत मिला दीजिए तो वो भी नीचे बैठ जाती है, साफ दिखता है कि इसमें गंदगी कोई मिली हुई है। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या है, देखिए कि ये जो है कोहरा आप देखते हैं ना,
कोहरा, जैसे जाड़े में कोहरा बहुत पड़ता है, वायु के कण मॉइस्चर पाकर संगठित हो जाते हैं, उसको कोहरा कहते हैं। या दूध, दिखता तो दूध है कि समांगी है, पर एक्चुअल में दूध में जल, प्रोटीन और फैट आदि पाया जाता है। होता ये विषमांगी है पर दिखता समांगी है। या रक्त, हम जब रक्त कहीं कट किया, हम रक्त को देखते लगता है तो एक समांगी मिश्रण है, लेकिन नहीं, रक्त में बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं, कणिकाएं पाई जाती है। तो दिखने में तो हमें समांगी लगता है, पर वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। और इससे तो जल और नमक के शक्कर का घोल हम आपको बता ही चुके हैं। तो इस अंतर से बच्चों आप इन तीनों की परिभाषाओं को भी बता सकते हैं। इन तीनों के बारे में अलग अलग आए तो भी लिख सकते हैं। अगर आपसे इनका अंतर पूछा जाता है तो भी लिख सकते हैं। कोलाइट बच्चों जो है, इसमें दो विशेष प्रकार की जो है प्रॉपर्टी या गुण होते हैं। एक होता है टिंडल प्रभाव और दूसरा होता है ब्राउनी गति। क्यों? ये दोनों प्रभाव इसलिए होते हैं कि इनके कण जो है विलयन के कणों से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं बच्चों। क्या होता है इनमें? इसका एक प्रभाव है टिंडल प्रभाव। कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षा में, टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव वो प्रभाव होता है बच्चों कि जो कोलाइड मिश्रण होता है, कोलाइड मिश्रण से जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं या प्रकाश की किरण गुजरती है, तो जो किरण पुंज गुजरती है वो उसमें जो कण पाए जाते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, वो दिखने लगते हैं, साफ लगता है कि प्रकाश की किरण जा रही है। तो कोलाइड से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज को जो का प्रकीर्णन जो है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइड से गुजरते हुए, ये से है, कोलाइड से गुजरते हुए प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव बनाते हैं। टिंडल प्रभाव एक नाम है, टिंडल, उसके प्रभाव का नाम से ही इसका टिंडल प्रभाव पड़ा। इसका कोई इसके प्रकीर्णन से अर्थ नहीं है। टिंडल प्रभाव एक नाम है जिस पर इसको दिया गया है बच्चों। ब्राउनी गति भी, डॉक्टर ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जल में या किसी विलयन में भूले हुए विलय के कणों की जो है गति का अध्ययन किया था, और उन्हें मालूम था, उन्होंने ये ऑब्जर्व करके बताया था कि किसी भी विलयन में जो विलय पदार्थ घुला होता है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। तो उनके द्वारा बताई हुई इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं बच्चों। तो उन्होंने जो टेढ़ी मेढ़ी गति बताई जो हमारे कोलाइड विलयन में दिखाई देती है उसको हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो कभी कभी बच्चों प्रश्न में 1 नंबर का भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, टेढ़ी मेढ़ी गति किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं उस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो बच्चों अब इस चैप्टर में आपके केवल एक पोर्शन रह गया है, भौतिक और रासायनिक गुण, जिसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। 9th क्लास, अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी प्रकार के नाम सुने पढ़े सब एक दूसरे से मिलते ही हैं, सब शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के गुण हैं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है कि जब किसी पदार्थ को आप परिवर्तित करते हैं तो उससे कोई नया पदार्थ, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ का स्वरूप होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है कि ठोस को द्रव में बदल दो, द्रव को गैस में बदल दो, नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है भौतिक परिवर्तन में। अर्थात भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के स्वरूप सेम रहता है, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है उसका स्वरूप बदल जाता है बच्चों। भौतिक परिवर्तन में अगर आपने किसी पदार्थ को बदला है तो उसका अगर वो परिवर्तन का कारण आप हटा लेंगे, जिस कारण आपने उसे बदला है, दबाया है, कुछ भी किया है,
तो अगर आपने उस परिवर्तन के कारण को हटा लिया तो वो पदार्थ पहले जैसा था वैसे ही मूल अवस्था में आ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप परिवर्तन का कारण हटा लेंगे तो भी पदार्थ अपने मूल रूप में वापस नहीं आएगा, अर्थात जो पदार्थ बना है वो स्थायी पदार्थ होता है। तो भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है बच्चों वो अस्थायी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। मतलब भौतिक परिवर्तन में आकार में परिवर्तन हो या आकृति में परिवर्तन हो या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, सब अस्थायी होते हैं। अगर आपने उस कारण को हटा लिया जिसकी वजह से ये परिवर्तित हुए थे तो वो फिर अपनी पूरी ओरिजिनल और मूल अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन हो जाता है तो फिर वो मूल अवस्था में नहीं आते, अर्थात ये परिवर्तन स्थायी होता है। इसीलिए भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं कि आपने उसको परिवर्तित किया और परिवर्तन के कारण को हटा लिया तो वो अपनी मूल अवस्था में आ गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, अर्थात किसी भी कारण को आप हटा लें ये अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। भौतिक क्या देखिए, जैसे जल का हिमीकरण, पानी है इसको आप बर्फ बना दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, पानी फिर जल बन जाएगा। पानी फिर बर्फ, बर्फ से जल और जल से बर्फ। जल है उसको आपने फ्रीजर में रख दिया वो बर्फ बन गई, फ्रीजर से बाहर बर्फ को निकाल दिया वो वापस जल बन जाएगा। एक स्प्रिंग को आपने खींचा उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाएगी। बर्फ का गलना सेम इसी तरह है कि आपने बर्फ को बाहर निकाल के छोड़ दिया खुले में तो वो धीरे धीरे पानी बन जाएगी। तो ये जितने भी परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी होते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बच्चों, जैसे मैग्नीशियम के तार को आपने जला दिया तो वापस आप तार तो ना बना लेंगे, वो तो जल गया। या कागज को आपने जला दिया तो वापस आप कागज तो ना उसका ले आएंगे। दूध से आपने दही बना लिया तो क्या दही को वापस आप दूध में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं बच्चों। दूध से दही बन गया तो बन गया, वो स्थायी परिवर्तन हो गया। या भोजन खाने, कच्ची सब्जी से आपने खाना पका लिया तो क्या वापस आप उसको कच्ची सब्जी में ला पाएंगे? नहीं पाए। तो जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं बच्चों, जिसमें परिवर्तन का कारण आप हटा भी ले फिर भी वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कहते हैं। और जिस परिवर्तन में हम मूल कारण को हटा ले, जिस कारण से हमने परिवर्तन किया था तो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, उस परिवर्तन को हम फिजिकल या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बच्चों एक चीज आपकी और रह गई है, मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस, उसको भी समझ लीजिए। वो हम बता चुके हैं आपको, अलग अलग तो बता चुके हैं, लेकिन डिफरेंस के फॉर्म में हमने आपको नहीं बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये मिश्रण और यौगिक में अंतर है, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हम सब समझा चुके हैं, फिर हम अब डिफरेंस के तौर पे बता दे रहे हैं कि मिश्रण क्या होता है। इसे अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा, जो मिश्रण में होता है, मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे छानना, वाष्पन या ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में जिनसे मिलकर यौगिक बनता है उनको किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। मिश्रण में घुले हुए जो अवयवी पदार्थ होते हैं बच्चे, उनमें सभी के जितने पदार्थ मिले होते हैं उन सभी के गुण धर्म पाए जाते हैं। जबकि यौगिक में जो गुण धर्म होते हैं वो बिल्कुल अवयवी पदार्थों से भिन्न होते हैं, क्योंकि एक नया पदार्थ बनता है। मिश्रण में बनते समय ऊष्मा, प्रकाश आदि का ना तो शोषण होता है और ना ही ये मुक्त होती है। लेकिन जब यौगिक बनता है तो उसमें ऊष्मा या प्रकाश या तो शोषित होती है या मुक्त होती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें दोनों शोषण भी होता है और मुक्त भी होती है। जैसी अभिक्रिया होती है वैसी कंडीशन होती है। मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व ये निश्चित नहीं होते। जो जो पदार्थ मिला दिए उन सबके पदार्थ, सबके गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, वो हो जाते हैं तो सब मिल जाते थे, इसलिए इनके निश्चित नहीं होता। लेकिन चूंकि यौगिक में एक नया पदार्थ बनता है तो गलनांक, क्वथनांक और घनत्व सब निश्चित होता है। यौगिक जो है समांगी होते हैं। विलयन को छोड़ दिया जाए, विलयन समांगी मिश्रण है, बाकी जितने भी मिश्रण होते हैं ये सब
विषमांगी होते हैं। चाहे कॉलाइड आपने पढ़ा, चाहे आपने अभी सस्पेंशन निलंबन पढ़ा, ये सब जो है विषमांगी होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु होते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के पदार्थ को मिला के बच्चों आप मिश्रण बनाएंगे उतने प्रकार के उसमें अणु दिखाई देंगे। लेकिन यौगिक चूंकि एक नया पदार्थ बन जाता है, तो जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, इसमें केवल एक ही प्रकार के अणु बनते हैं, पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। अर्थात यौगिक के अणु अपने मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, नए होते हैं, और उनमें जो है मूल पदार्थ बिल्कुल दिखाई, किसी प्रकार से उसके कोई भी अवशेष दिखाई नहीं देते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका अब खत्म हो गया। हमने आपको धातुएं, अधातुएं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन सब समझा दिया है। अब आप इस चैप्टर को, इसके वीडियो को ध्यान से देखिएगा बच्चों, और इससे जितने हमने आपको ये नोट्स लिखवाए हैं बोर्ड पे, इनको अपनी कॉपी पे लिखिएगा। 9th क्लास लिख के पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट पे लिखिएगा कि मैम ये चीज आप हमें दोबारा समझा दीजिए, तो हम आपको दोबारा भी समझा देंगे। लेकिन बच्चों कुछ भी समझने से पहले आपको इस वीडियो को देखना तो होगा ना, इसको ध्यान से देखिएगा। एक एक बिंदु पे जिस पे हमने आपको समझाया है उसको समझिएगा। फिर उसके बाद जो है अपनी कॉपी पे, नोट्स कॉपी पे लिखिएगा। इसके पहले चैप्टर के भी हम आपको जो है वो वीडियो बना के दे चुके हैं। ये 2nd चैप्टर है। प्रश्न उत्तर अभी नहीं दे रहे कि सारे प्रश्न उत्तर आपके इन्हीं चैप्टर्स जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाए उन्हीं के अंदर आ जाएंगे। प्रश्न उत्तर हम बाद में देखेंगे, अगर कहीं कुछ अलग लगता है तो हम आपको बाद में समझा देंगे। अभी पहले हम चैप्टर्स के जो है नोट्स आपको दे दें। सब कुछ हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी पोर्शन रुक ना जाए। लेकिन बच्चों आपको मेरे वीडियो को देखना है, इसको बार बार देखना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको वीडियो कैसे भेजेंगे? तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हम जब भी आपके सब्जेक्ट का नया वीडियो बनाए, आप बस तुरंत उसका लिंक पहुंच जाए और आप उसको खोलकर देख लें। बच्चों आप स्कूल में पढ़ने के बाद आप घर में आके इस वीडियो के द्वारा अगर उसको रिवाइज करेंगे तो सब आपके ब्रेन में रिकलेक्ट हो जाएगा और आपको कहीं कोई चैप्टर कठिन नहीं लगेगा। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। अब हम आपको अगले वीडियो लेसन 3 में फिर मिलेंगे। बच्चों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद। ओके बाय बच्चों, बाय।